तो खामोश फाइल्स की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक ईमानदार इंस्पेक्टर सिस्टम के ही जाल में फंस जाता है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। देखते हैं कि इंस्पेक्टर आदित्य राव की ये घेराबंदी आखिर हुई कैसे और इसके पीछे क्या रणनीति थी। जब सच बहुत पास आ जाता है तो सिस्टम उसे रोकने के लिए सीधा हमला करता है। बस ये एक लाइन, इंस्पेक्टर आदित्य राव के साथ आगे जो कुछ भी होने वाला है ना, उसका पूरा सार है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस पूरी साजिश की नींव है जो एक अकेले ईमानदार अफसर को चुप कराने के लिए रची गई थी। ये कहानी है सच और सिस्टम के बीच एक बहुत ही खतरनाक टक्कर की। तो कहानी शुरू होती है पुलिस स्टेशन में, एक आम सी सुबह। लेकिन आज माहौल में कुछ तो अलग था। एक अजीब सी भारी खामोशी, वो खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा खतरनाक होती है। और जैसे ही इंस्पेक्टर आदित्य राव स्टेशन पहुंचते हैं, सिस्टम अपना पहला कदम उठाता है। देखिए, यहां हमला कोई हथियारों से नहीं हो रहा। ये हमला है पूरी तरह से साइकोलॉजिकल। कोई सीधे सीधे कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन वो बचती हुई नजरें, वो कानाफूसी, हर चीज आदित्य को ये एहसास दिला रही थी कि अब वो उनमें से एक नहीं रहा। मतलब उसी जगह पर उसे एकदम बाहरी बना दिया गया, जिसे वो अपना घर, अपनी टीम समझता था। और फिर होता है पहला ऑफिशियल वॉर। और जानते हैं, ये शब्द किसी दुश्मन के मुंह से नहीं निकलते। ये शब्द कहता है आदित्य का अपना साथी कांस्टेबल वर्मा। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, ये एक तरह से विश्वासघात की पहली घंटी थी, जो आदित्य को ये बता रही थी कि इस लड़ाई में वो कितना और किस हद तक अकेला है। अब इन आरोपों को देखिए, ये बहुत सोच समझकर एकदम सटीक तरीके से चुने गए हैं। सबूत छुपाना, केस को इल्लीगली फिर से खोलना, सीनियर्स के ऑर्डर न मानना, ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, ये वो हथियार हैं जो किसी भी पुलिस वाले के करियर को, उसकी पूरी साख को खत्म कर सकते हैं। उसकी ईमानदारी पर, उसके काम करने के तरीके पर एक सीधा हमला। सिस्टम उसे एक हीरो से विलन बनाने की पूरी तैयारी कर चुका था। और सिस्टम की कार्रवाई देखिए, कितनी तेजी से और बेरहमी से होती है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। पहले एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बना दी जाती है, फिर उसे केस से हटा दिया जाता है। उसके बाद उसका एक्सेस कार्ड, सर्वर प्रिविलेज सब रद्द, और आखिर में उसके दफ्तर को ही सील कर दिया जाता है। मतलब एक एक करके उसकी सारी ताकत, सारे रिसोर्स उससे छीने जा रहे थे। ये एक ठंडी ब्यूरोक्रेटिक कार्रवाई थी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, आदित्य को पूरी तरह से लाचार कर देना। ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, ये कमिश्नर की तरफ से एक सीधी जान से मारने की धमकी है। अब तक जो खेल पेशेवर था वो अब पर्सनल हो चुका है। कमिश्नर एकदम साफ साफ कह रहा है, पीछे हट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा, मतलब मारे जाओगे। तो घेराबंदी अब अपने अगले फेज में पहुंचती है। आदित्य को ऑफिशियली तो सबसे अलग थलग कर ही दिया गया है, अब उसे मानसिक रूप से इमोशनली तोड़ने की कोशिशें शुरू होती हैं। ये लड़ाई कितनी एक तरफा है, ये समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक तरफ है अकेला आदित्य जो सच के पीछे भाग रहा है, और दूसरी तरफ है पूरा का पूरा सिस्टम जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आदित्य को रोकना और सच को दबाना। मतलब ये लड़ाई एक अकेले इंसान की पूरी मशीन से थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब पूरा सिस्टम ही बिका हुआ हो तो भरोसा किस पर किया जाए? क्या अपने ही पार्टनर पर? जब आदित्य देर रात वर्मा से मिलता है तो माहौल में एक अजीब सा तनाव होता है, एक शक होता है। क्या वर्मा, जो हमेशा उसके साथ था, अब भी भरोसे के लायक है, या वो भी सिस्टम का एक छोटा सा पुर्जा बन चुका है? और आदित्य का यह जवाब एक पल के लिए तो यकीन दिलाता है कि शायद वर्मा अभी भी उसके साथ है। लेकिन ये लाइन उस गहरे शक को भी दिखाती है जिसके साए में अब आदित्य को काम करना है। मतलब अब उसे हर कदम बहुत ही ज्यादा सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि यहां एक भी गलती का मतलब सिर्फ केस हारना नहीं, बल्कि मौत हो सकता है। इसके बाद अगली धमकी शब्दों में नहीं आती, वो एक तस्वीर की शक्ल में आती है। एक गुमनाम लिफाफा और उसके अंदर क्राइम सीन पर खड़ी आदित्य की तस्वीर। सोचिए कितना डरावना संकेत है ये। इसका सीधा सीधा मतलब था उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है, वो जहां भी जा रहा है कोई उसे देख रहा है। अब उसका अकेलापन एक पिंजरे जैसा लगने लगता है। और उस तस्वीर के पीछे सिर्फ एक छोटा सा वाक्य लिखा था। ये एक खुली धमकी थी,
अब साजिश करने वाले उसे सिर्फ रास्ते से हटाना नहीं चाहते, वो उसे डराकर तोड़ना चाहते हैं। वो ये जता रहे हैं कि वो उसकी हर एक चाल, हर एक कदम के बारे में जानते हैं। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब आदित्य से उसके सारे रिसोर्स, सारी पावर छीन ली जाती है, तो वो उस एक चीज की तरफ मुड़ता है जिसे सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या है वो? उसका दिमाग और उसके पास बची हुई उस केस की डेटा फाइल की एक कॉपी। कहते हैं ना, कभी कभी जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने होता है, पर हम उसे देख नहीं पाते। आदित्य भी उसी पुरानी फाइल को फिर से खोलता है, पर इस बार वो उसे एक नए नजरिए से देख रहा है और उसे कुछ ऐसा मिलता है जो पूरे केस का रुख बदल कर रख देगा। और ये खोज जबरदस्त थी। एक कोड मिलता है K09, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद कमिश्नर है। दूसरा कोड R17, वो पीड़ित है, रघु। इसका मतलब एकदम साफ था। कमिश्नर और पीड़ित रघु दोनों किसी न किसी तरह से आपस में जुड़े हुए थे। अब यह केस सिर्फ एक मर्डर का नहीं रहा था, ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी साजिश का बन चुका था। पर इस खोज से एक जवाब तो मिला, लेकिन एक और भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर रघु की असली भूमिका क्या थी? क्या वो भी साजिश में शामिल था जिसे उसके ही लोगों ने चुप करा दिया, या वो सिर्फ एक मोहरा था? इस एक सुराग ने केस को और भी ज्यादा उलझा दिया था और ज्यादा खतरनाक बना दिया था। और ठीक उसी वक्त जब आदित्य को यह सबसे बड़ा सुराग हाथ लगता है, सिस्टम अपनी आखिरी और सबसे सीधी चाल चलता है। दरवाजे पर जोर से एक धस्तक। बस, अब तक जो मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा था वो खत्म। अब बारी थी फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन की। बाहर खड़ी टीम कहती है आपको पूछताछ के लिए चलना होगा, लेकिन यह पूछताछ महज एक बहाना था। असली मकसद था आदित्य को हिरासत में लेना, उसे उस सच से दूर कर देना जिसके वो बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। यह सिस्टम का उसे और उसकी इस खोज को हमेशा के लिए दफन करने का आखिरी दांव था। पर आदित्य भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो अपना आखिरी दांव खेलता है। जाते जाते वो वर्मा से धीरे से कहता है, अगर मैं अंदर फंस गया तो प्रेस को सब दे देना। ये उसका फेल सेफ था, एक ऐसा प्लान बी जो ये पक्का करेगा कि अगर आदित्य को कुछ हो भी जाए तो भी सच बाहर आकर रहेगा। एक तरह से उसने अपनी लड़ाई की मशाल वर्मा को सौंप दी थी। आदित्य की डायरी की ये आखिरी लाइन पूरे नैरेटिव को पलट देती है। सिस्टम को लग रहा है कि घेराबंदी पूरी हो गई, कि उन्होंने आदित्य को फंसा लिया, लेकिन आदित्य के लिए ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। इस घेराबंदी ने उसे शिकार नहीं बनाया है, बल्कि एक ऐसा शिकारी बना दिया है जिसके पास अब खोने को कुछ भी नहीं है। और अब सवाल ये नहीं है कि आदित्य बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब एक अकेला आदमी पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो आखिर में टूटता कौन है, वो आदमी या फिर सिस्टम?